अभी 17 फेब को फिज़िक्स का पेपर लग चुका है। ये बात तो सही है। अभी पूरा के पूरा पेपर तो डिस्कस शायद नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ टॉपिक है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को करके ही जाना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि मान लीजिए ये टेक्स्ट बुक की एक डायग्राम है, जिसकी हेल्प से आपको जंक्शन डिफ़ाइन करना होता है, ब्रांचेस डिफ़ाइन करना होता है और लूप डिफ़ाइन करना होता है। तो इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। देखिए, अभी ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है या फिर ब्रांच क्या होता है। ये आपके पास जो रेफरेंस बुक्स होगी उसमें आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो पहले तो आपको इस सवाल को करके रखना है। दूसरा देखिए, जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए वो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसमें कई बार जो गलती हो जाती है वो ये हो जाती है कि जैसे देखिए, समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। कई बार बच्चे लिख देते हैं समेशन ऑफ करंट इक्वल टू ज़ीरो, तो उनका मार्क कट जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन लिखना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको बहुत ही छोटा सा सवाल आता है, देखिए, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक आ गया बच्चों। साइन कन्वेंशन बात करें तो देखिए, जंक्शन क्या होता है आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए कई सारी वायर्स आ रही है, जिसमें से यहाँ पर करंट देखिए जंक्शन की ओर जा रहा है, ये जंक्शन की ओर जा रहा है, यहाँ पर जंक्शन की ओर जा रहा है, लेकिन I4 और I5 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशंस अगर पूछा जाए तो ये बताना है, करंट टूवर्ड जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन एज अ निगेटिव। बहुत ही इजी सवाल पूछे जाता है। या फिर अगर आपको एक्सप्लेन करने को पूछा जाए कि एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ, तो आपको ये डायग्राम निकालनी होगी। फिर जो बाय रूल है, ये करंट एंटरिंग है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, I4 और I5 लिविंग दी जंक्शंस है तो निगेटिव लेना पड़ेगा, और आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गॉट इट। एक बहुत छोटा सा सवाल जो आपका या तो ब्लैंक स्पेस के हिसाब से पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ जो होता है ना, दैट फॉलोज कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है? क्योंकि जंक्शन पर देखिए आप, किसी भी तरीके से जो करंट आ रहा है ना, वो निकल के जा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं हो पा रहा है, कोई चार्ज यहाँ पर रुक नहीं रहा है। सो जितना चार्ज अंदर जा रहा है उतना चार्ज बाहर निकल रहा है। तो इस सवाल को आपको करना है। फिर देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में अगर बात करूँ, और या फिर उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बहुत ही क्लियरली समझ लो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो समेशन ऑफ IR और समेशन ऑफ EMF इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन आपको स्टेटमेंट सही ढंग से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज़ अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज़ ज़ीरो। साइन कन्वेंशन के बारे में पूछा जाता है, तो जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से मैं वही बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, आपको बताना पड़ेगा, अगर हम लोग सर्किट को ट्रेस करें किस डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो आपको IR की जगह पर -IR लेना है। और अगर हम लोग सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेस मतलब क्या है, जैसे हम लोग सर्किट में से जाते हैं आगे आगे, जैसे कि कोई एक सर्किट मान लीजिए मेरे पास है, तो उस सर्किट को अगर मैं एनालाइज़ करता हूँ तो इस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो -IR। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं ट्रेस कर रहा हूँ तो +IR लिख दो। सेल के बारे में अगर बात करूँ तो सेल की निगेटिव टर्मिनल से हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं, तो ट्रेसिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, +E लिख दीजिए। और ट्रेसिंग फ्रॉम हाई टू लो, मतलब लो पर हम लोग पहुँच चुके हैं तो -E को लिखना है। गॉट इट। तो ये कन्वेंशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पर आपको सवाल आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर एक्सप्लेन करने का पूछा जाए तो देखिए, ये डायग्राम जो है ये स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगी। इस डायग्राम को आपको एक बार करके रखना है, या तो डायग्राम दी जाएगी उससे आपको लूप लिखने पड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये समझ लीजिए, ये जो है ना, इट वर्क्स ऑन कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट वर्क्स ऑन कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि लास्ट 5 डेज़ में अभी प्रिपरेशन कोई अलग तरीके से नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें देखिए क्या होगा, मान लीजिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डायग्राम पूछ गया, मान लीजिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डायग्राम ही पूछ लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम स्पेसिफिकली देखिए, डायग्राम को अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। अगर प्रैक्टिस हो गया हो तो उसी बेसिस पर, डायग्राम के बेसिस पर ही कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर PQRS, यहाँ पर PQRS, दीज आर कनेक्टेड
है ना। तो बैटरी कहाँ कनेक्ट की गई है, बिटवीन ए एंड सी, गॉट इट। ए और सी ये जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दिख रहे हैं, और बी और डी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा दिया गया, ठीक है। इसका वर्किंग अगर बात करें तो वर्किंग में पूरे इक्वेशंस आएंगे बच्चों, आपको 2 लूप लेना पड़ेगा, और जिसमें फाइनली एक पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर बैलेंस स्टेट कहा जाता है, जिसको बैलेंस्ड स्टेट कहा जाता है जब IG 0 हो जाता है, ये रखकर आपको ये प्रूव कराना होता है। तो टोटल सवाल भी आ सकता है यहाँ पर ये पूरा 3 मार्क्स का, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। और जिन बच्चों का मान लीजिए बोर्ड में से प्रिपरेशन नहीं सही ढंग से हो पा रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट ले लीजिए जो आपके सामने है, और वैसे के वैसा लिख लिया आपने तो भी आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर ये जो आता है मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, यस, या तो इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, या फिर स्पेसिफिकली डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर तीसरा क्वेश्चन जो है मान लीजिए इसको पूरा डिराइव करना होता है, ये फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस गॉट इट। तो ये सवाल भी आपको करके रखना है, कैसे करना है, क्या करना है। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आपके रेफरेंस बुक में है, जहाँ से आपने पढ़ाई किया है, तो इसको सही ढंग से आपको करना होगा, गॉट इट। या फिर आप बच्चों डायग्राम की भी प्रैक्टिस करके रखो, डायग्राम पर भी सवाल पूछा जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, गॉट इट। डायग्राम में लेबलिंग जब देना होता है, क्योंकि सिर्फ डायग्राम को ही मार्क्स नहीं मिलता है, डायग्राम के नीचे लेबलिंग मतलब क्या है, तो एक्स क्या हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा अननोन रेजिस्टेंस, ये लिखना पड़ेगा। आर क्या है, नोन रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको देना पड़ेगा कि जी क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर गैल्वानोमीटर है, ठीक है, या फिर जे, अभी जे नहीं दिया मैंने यहाँ पर, तो जे जॉकी है। ए बी, ये एक तरीके से आपको बताना पड़ेगा वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर भी बच्चों दी गई है, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लेस की गई है, गॉट इट। और इसका जो प्रूफ होता है, तो प्रूफ यहाँ पर मैंने बना के दिया है, प्रूफ पर आ जाए तो टोटल 3 मार्क वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसके चांसेस तो बहुत कम हो गए, लेकिन एक साइड बाय साइड आप करके रख दो। स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए ये पूरा कॉलम लिखने के बाद ही आपको इधर जाना है, फिर यहाँ से यहाँ पर लिखना है, और फिर ये लास्ट वाला लिखना है। यहाँ पर आपको प्रूव करना होता है कि पोटेंशियल अक्रॉस दैट वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसके बाद में चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो 2 पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस पर कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट थे। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, इंडिविजुअल मेथड है। डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स बाय इंडिविजुअल मेथड। तो इंडिविजुअल मेथड का डायग्राम सही ढंग से निकालो बच्चों, और हो सकता है सिर्फ डायग्राम ही पूछा जाए, लेकिन पूरा के पूरा सवाल अगर बनता है तो ये बहुत ही शॉर्ट में, जिसमें आपको 3 मार्क इजीली मिल जाएंगे, उस हिसाब से मैंने आपको दे के रख दिया है। फिर इसी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ असिस्ट एंड अपोज मोड, जिसी को हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड भी कहते थे। तो बेसिकली किस तरीके से इसको लिखना है, यहाँ पर सारी की सारी मेथड्स मेंशन की गई है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दो, या अपने बच्चों के पास या हमारे स्टूडेंट के पास तो ये पूरा नोट्स होता है, तो स्टूडेंट उसको देख देख के प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनके पास शॉर्ट में नोट्स ना हो तो ये नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ। आपको प्रिपेयर तो पूरा करना पड़ेगा, जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए उनको तो ये 100% सारा का सारा प्रिपेयर करना होता है। लेकिन उसमें जैसे ये पता होता है कि ये चीज़ आ सकती है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, गॉट इट। तो ये कंपैरिजन ऑफ सेल बाय सम एंड डिफरेंस मेथड होता है। उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये सवाल काफ़ी बड़ा होता है, तो यूजुअली इसको अवॉइड किया जाता है।
ये सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस पर बच्चों न्यूमेरिकल काफ़ी बार होता है। न्यूमेरिकल किस पर होता है? तो ये जो लास्ट वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ ना, इस पर होता है। तो आप इसका न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्टली करके रखो। मतलब सारा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो करके रख देते तो सेफ़र साइड में काफ़ी अच्छा होगा, ये सेफ़र साइड में काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल ये होता ही होता है, तो इसको आप अवॉइड मत कीजिए। मैं तो इसको कई स्टार दे के रख दूँ। ओके, बाद में यस, हाउ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड टू इनटू एमीटर। तो अभी आप सोच रहे होगे कि यार इतना बड़ा सवाल आएगा क्या? तो सवाल इतना बड़ा अभी तक तो नहीं आया है। सवाल में क्या पूछा जाता है, आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इस पर न्यूमेरिकल आ चुके हैं। ये एक सवाल। दूसरा जो सवाल है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे अगर किसी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में इसको कहा जाता है शंट। तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है प्रॉपर वैल्यू का। गॉट इट? तो आपको पैरेलल, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगवाना है। इस पर जो सवाल पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग प्रॉपर शंट वैल्यू, बाय कनेक्टिंग प्रॉपर रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर, ये बताया जाएगा। इस पर जो सवाल आ सकता है जो यहाँ पर मैंने दिया है। अच्छा, इस पर और कई न्यूमेरिकल्स तैयार होते हैं, वो ऐसे यहाँ पर देखिए, जो करंट आपको रीड करना है दैट इज़ n टाइम्स गैल्वानोमीटर करंट अगर दिया जाए, मतलब गैल्वानोमीटर IG रीड कर पाता है। मान लीजिए गैल्वानोमीटर जो है 1 एम्पियर मेजर कर पाता है और मुझे डिवाइस को कन्वर्ट कराना है 10 एम्पियर में, मतलब इसमें n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा 10, क्योंकि मुझे 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ानी है। तो जैसे n की वैल्यू मिल चुकी है, आई कैन गेट S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय दैट 10 माइनस 1। गॉट इट? तो इस सवाल को भी बच्चों आप करके रखो लास्ट में। ये क्वेश्चन यूजुअली CET के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसको कहा जाता है, देखिए, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू शंट। आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई हमने ये शंट वैल्यू लगा दी थी। तो आपको ये पूछा जाएगा कि टोटल करंट जो हम लोग भेज रहे हैं, टोटल करंट जो हम लोग डिवाइस में से भेज रहे हैं, उसमें से कुछ करंट गैल्वानोमीटर को मिल रहा है और कुछ करंट शंट को मिल रहा है। तो भाई टोटल करंट जो मैंने भेज दिया उसमें से शंट वैल्यू कितना है? ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू शंट इज़, तो G डिवाइडेड बाय S प्लस G आपको करना है। ये बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं बच्चों। देखिए, मैं यहाँ पर पूरा नोट्स ला के रख दिया हूँ, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो ये बताना है कि किस चीज़ पर आप फोकस करो। छोटी छोटी चीज़ें है, उस चीज़ पर फोकस करो। गॉट इट? सच दैट। ओके, चलिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कराना है वोल्ट मीटर में, तो उसको कैसे करना पड़ेगा। ये इस पे क्वेश्चन पूछा अगर जाता है तो ये मैं यहाँ पर स्टार मार्क डाल देता हूँ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्टेड वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग सूटेबल हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, और ये इम्पॉर्टेंट है, इन सीरीज़ विथ इट। गॉट इट? तो इन सीरीज़, बस ये छोटा सा सवाल आपका बन जाएगा। इस पर ये जो फॉर्मूला है बच्चों, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट करूं ताकि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है ये प्रॉपर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है जिसको हमें सीरीज़ में कनेक्ट कराना है। तो गैल्वानोमीटर ऑलरेडी था, इसके सीरीज़ में ये जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट करा दिया, तो उस वजह से ये गैल्वानोमीटर अभी कन्वर्ट हो चुका है किसमें? वोल्ट मीटर में। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करके रखने हैं। फिर सवाल आता है, देखिए, मान लीजिए गैल्वानोमीटर जो है वो 2 वोल्ट मेजर कर पाता था, लेकिन मुझे डिवाइस को कन्वर्ट कराना है 20 वोल्ट में। तो आपको समझ रहा है,
20 वोल्ट इज n टाइम्स ऑफ 2, है ना। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो फार्मूला दिख रहा है उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालना है, x इक्वल टू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई जी। ये सवाल आपने अभी पहले भी किए होंगे, अगर नहीं तो इस जैसे क्वेश्चन एक दो आप देख लो। फिर ये डिस्टिंग्विश आएगा, सेपरेशन, एमीटर और वोल्टमीटर। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक ना एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है आपको किसी भी तरीके से करना होगा, गॉट इट। या फिर इस पर छोटे छोटे जो क्वेश्चन तैयार होते हैं तो यहाँ पर तो दिया है सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया जाए, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करा के, मतलब एमीटर को किस तरीके से तैयार किया जाता है, या फिर वोल्ट मीटर किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। फिर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये तो 11th स्टैंडर्ड का एक रिवीजन है मान लीजिए, इस पर सवाल नहीं आएगा, सवाल जो आते हैं वो आपको गॉस थ्योरम जो होता है जो 11th स्टैंडर्ड में हुआ है उस बेसिस पर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशंस आपको करके रखना है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है ना ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल का या फिर हॉलो स्पेरिकल बॉडी का। ये पूरा के पूरा डेरिवेशन यहाँ पर मैंने दे दिया है। देखिए पढ़ाने का टाइम बच्चों ये नहीं है कि इसमें पढ़ाया जाए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। या फिर आपको सवाल पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ स्पेशल केसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब जो स्पेरिकल शेल दिख रहा है जिस पर चार्जेस हो गए, तो इसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, कहाँ बना दिया, यहाँ पर बना दिया। देखिए सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो ये r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आपको ये सवाल के लिए, इस सवाल के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऑन द सरफेस ऑफ शेल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आ गया। इनसाइड शेल तो ज़ीरो आंसर मिलने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल इज़ ज़ीरो। फिर सिलेंड्रिकल पर क्वेश्चंस आते हैं क्या, तो इस पर क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, फिर भी आप सेफ साइड में इसको करके रख दो। यहाँ पर सिर्फ देखिए एक नोटेशन मैंने चेंज करा दिया है, ये लैम्बडा है विच इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, इसको ध्यान में रखो। इस पर सवाल बनता है क्या, तो बच्चों कई बार जो थिन शीट ऑफ चार्ज होती है उसका ये जो रिज़ल्ट है ना, इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करना होता है। मेटालिक शीट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दिया है उसने उसके सराउंडिंग में, उसके नज़दीक, जैसे कि ये यहाँ पर थिन शीट ऑफ चार्ज थी तो इसके नज़दीक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इट इज़ सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, गॉट इट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस पर सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चों ये फार्मूला डायरेक्ट ध्यान में रख दो, E इक्वल टू माइनस dV/dx, इसका इस्तेमाल हो सकता है। यस, तो ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो बच्चों इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने प्रिपेयर कर दिया है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। पहला तो टॉर्क जो होता है ना, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट दी गई है, वंस इट इज़ केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा, तो ये डायपोल ना इस तरीके से टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो ये घूमता है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, P बार क्रॉस C बार। P का मतलब क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट, Q एंड दिस 2L, ठीक है। चार्ज दिया गया है और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस दिया गया है, ये Q था, ये माइनस Q था, है ना, इक्वल अपोजिट चार्जेस। तो आपको डायपोल मोमेंट निकालते आना चाहिए। फिर ये टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, तो टॉर्क PE साइन थीटा पर आप ध्यान दो। पहला तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है,
और डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है और इनके बीच में एंगल दिया गया है थीटा। तो जैसे थीटा दिया गया है, सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो आपको लिखना है माइनस पी ई कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो माइनस पी बार डॉट ई बार। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तीसरा जो सवाल बन सकता है इस पर, ये वर्क डन पर, क्योंकि डाइपोल को हमें रोटेट करना होता है इस एंगल से थीटा नॉट से थीटा पर, तो डायरेक्टली आपको इसको ध्यान में रखना है कि वर्क डन टू रोटेट दैट डाइपोल, तो पी ई कहाँ से कहाँ तक, तो कॉस ऑफ थीटा नॉट टू कॉस ऑफ थीटा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वर्क डन वाला एक सवाल आ सकता है। इसकी कुछ स्पेशल केसेस होती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए 0 डिग्री इनिशियली डाइपोल इज़ पैरेलल टू द फील्ड था, तो इनिशियली ऑलरेडी था, यहाँ पर हमें रोटेट करना है फ्रॉम मान लीजिए 0 से थीटा तक, 0 से थीटा तक, तो माइनस यहाँ पर देखिए पी ई कॉस 0 और कॉस थीटा। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है बच्चों? अगर 180 डिग्री पर ऑलरेडी डाइपोल था, यहाँ से आपको रोटेट कराना है, तो कॉस 180 माइनस हो जाता है, -1, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो समझने की बात है ये, मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझ के रखो कि ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। आप इससे ये चीज़ें तैयार कर सकते हो। आपको सिर्फ बताते आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन समझना चाहिए कि कहाँ से थीटा नॉट क्या है और थीटा क्या है। तो इस पर पूरा के पूरा सवाल नहीं बनेगा, पूरा के पूरा सवाल नहीं बनेगा। जो सवाल बनने वाला है वो 2 मैं मेजर पार्ट देता हूँ, ये एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, और एक तीसरा फार्मूला, ये भी ध्यान में रखना है वर्क डन के रिलेटेड। ओके, ये यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, तो कंपैरिजन को भी एक बार पढ़ लो। यस, पोलर पर सवाल बनते हैं क्या? हाँ, बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं। तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस और क्वेश्चन को लाया है, तो इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट सिर्फ H2O इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बस वही ध्यान में रखना है आपको। गॉट इट? फिर नॉन पोलर होता है क्या? तो हाँ, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर में भी आपको इन्फॉर्मेशन जैसे मेंशन की गई है उसी तरीके से लिखना है। छोटे छोटे सवाल है तो ये आ सकते हैं। यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर क्या पूछा जाता है? तो मोस्टली अगर हाईली वेटेज पर बात करूँ मैं, तो इस सवाल को आपको करके रखना पड़ेगा इस साल के लिए। और किस तरीके से डेरिवेशन है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया है। आप इसको देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में से आप करके रख दो इस क्वेश्चन को। ये जो रिज़ल्ट होता है ना, इस रिज़ल्ट पे कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल के लिए इसको तैयार करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो कैपेसिटर की अरेंजमेंट होती है, इसमें ये भी छोटा सा सवाल बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी कैपेसिटर, तो आपको बताना है इसको 0। इनसाइड होता है, तो इनसाइड कितना होता है? सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। इनसाइड कितना होता है? सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। फिर हाँ, ये आपको करके रखना पड़ेगा बच्चों। कैपेसिटर्स इन सीरीज़, पूरा डेरिवेशन यहाँ पर दिया है, और कैपेसिटर्स इन पैरेलल वाला पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे बना के दिया है। तो सीरीज़ और पैरेलल में आपको करना है, और सीरीज़ पैरेलल में आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये दोनों डेरिवेशन करके रखना है, और उसके साथ में इससे रिलेटेड जो सम्स हो गए ना आपको जो मिलते हैं, छोटे छोटे सम्स होते हैं, बहुत बड़े सम्स नहीं, छोटे छोटे सम्स होते हैं, वो करके रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, डेरिवेशन मैंने नॉमिनल दे के रख दिया है, लेकिन जो यहाँ पर है Q²/2C हाफ CV², है ना, दिस इज़ वर्क डन। एक्चुअली ये वर्क डन इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको तो मोस्ट हैपनिंग मैं बोलूँगा कि हाँ, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बोर्ड में देखिए कैसे है ना, कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना है, उससे आपको कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर किया, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो तीनों फार्मूला का सही तरीके से इस्तेमाल आपको करते आना चाहिए। इस फार्मूले को मैं वेटेज दूंगा, हाँ, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल
आ सकता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर पर डायग्राम में ही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन बखूबी आना चाहिए। लेकिन डायग्राम पर क्वेश्चन जब आता है तो डायग्राम सही ढंग से निकालनी है, लेकिन डायग्राम के साथ में इसका नीट लेबल्ड डायग्राम पूछा जाता है। तो नीट लेबल्ड डायग्राम का मतलब आपको ये चीज़ें सारी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। या इसके इस्तेमाल जो यूजेस है, तो कई बार ऑड क्वेश्चन पर पड़ जाए अगर इसके यूजेस मेरिट्स और डीमेरिट्स कर दो। लेकिन अभी तक जो मोस्टली चांसेस है कंस्ट्रक्शन के, तो डायग्राम की आपको 1-2 बार सही ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट हैंड रूल एक करके रख दीजिए डायग्राम के हिसाब से। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से दिया है, डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वर्ड इमेजिन लिखना पड़ेगा और बाद में ये सारा का सारा स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको उतारना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये एडिशनल मैंने दिया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये एक बार पढ़ लो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बताया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जनरेट होता है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता, तो फोर्स क्यू ई वेक्टर दिया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्यू वी बार क्रॉस बी बार दिया जाता है। तो ये दोनों की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है। यस, ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या, तो लॉरेंस फोर्स, हाँ इसको आपको करके रखना पड़ेगा इस साल के लिए। लॉरेंस फोर्स इम्पॉर्टेंट होगा। लॉरेंस फोर्स पर आपको काम करना है। लॉरेंस फोर्स मतलब बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों हो तो किस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके हिसाब से सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। यूनिट्स और डायमेंशंस में इसको भी आप अवॉइड मत कीजिए कि स्टेट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, तो हमने एक फार्मूला उठा लिया F=QVB sin थीटा। तो इसमें B = मैग्नेटिक फोर्स बाय क्यू भी आ गया। तो फोर्स जो होता है वो तो न्यूटन यूनिट होता है, क्यू जो होता है ना कूलम होता है, V वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करा के फिर है ना, या तो ये 1 यूनिट हो गया या फिर इसको ही 1 टेस्ला कहा जाता है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस, ये बस चीज़ें ध्यान में रखो। फिर डायमेंशंस यहाँ पर निकाल के दिए, तो डायमेंशन वाली प्रोसेस देख लो। फोर्स m1 L1t -2 आ गया, चार्ज A1 T1 और वेलोसिटी L1t -1। गॉट इट। तो ये L1 कैंसिल हो चुका है, तो m1 आ चुका है, L0 आ चुका है, ये T1 कैंसिल हो चुका है, तो T -2 है। A1 ऊपर गया तो A -1 आ गया। ओके, साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन आता है क्या? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जाए अगर आपको, तो साइक्लोट्रॉन डेरिवेशन जो है, साइक्लोट्रॉन फार्मूला यहाँ तक आपको करना होगा। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये भी प्रिपेयर करके रख लो इस एग्ज़ाम के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन पूछा जाता है क्या? तो इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए इसको प्रिपेयर करके रखो, चांसेस तो बहुत कम होते हैं। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन पूछा जा सकता है, तो वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन भी यहाँ पर मेंशन किया है। डायग्राम थोड़ी सी बच्चों को कॉम्प्लिकेट होती है, तो कई बार सिर्फ मान लीजिए सिर्फ डायग्राम पर ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप डायग्राम सही ढंग से निकालने की कोशिश करो। बाकी तो फार्मूला यहाँ पर दिया है। यस, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा, और काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा। यूजेस और लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन ये करके रख दो। देखो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, तो डिवाइस लेवल पर काम जब होता है तो यस क्वेश्चन आते हैं। फिर रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, सो I L⁻×B आपको फार्मूला याद रखना होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूले पर आप थोड़ा काम करो। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर, तो बच्चों मैं सजेस्ट करूँगा इसकी डायग्राम पर आपको काम करना है। इसकी डायग्राम, दोनों डायग्राम्स आपको करके रखना पड़ेगा। वर्किंग के बारे में पूछा जाना बहुत कम क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो ये क्वेश्चन तो आपके सामने पूरा दे दिया मैंने, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या लिखना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। सवाल
बहुत बड़ा होता है तो सवाल का जवाब बहुत बड़ा होता है, तो कई बार देखिए डायग्राम पर ही ज़्यादा इसका वेटेज होता है कि सिर्फ डायग्राम निकाल के दिखाओ आप। ओके, तो करके रख दो, प्रिपेयर करके रख दो, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, ये लॉजिक है। तो इस पर आपका एक MCQ बन सकता है ना, इस पर एक MCQ बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बायोट-सैवर्ट लॉ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसमें से आपको चूज़ करना होता है, या वेक्टर फॉर्मेट में ये 2 सवाल बना के दिए मैंने आपको। देखिए बायोट-सैवर्ट लॉ, स्टेट बायोट-सैवर्ट लॉ पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। एक्सप्लेन भी पूछा जाए तो भी बहुत ही छोटा सा सवाल यहाँ पर बन रहा है, लेकिन छोटे छोटे सवाल आपके इस पर बनते हैं वेक्टर नोटेशंस के हिसाब से। ये क्वेश्चन आता है क्या, तो बच्चों ये सवाल बहुत बड़ा है, इसके चांसेस ऑलमोस्ट कम है, ऑलमोस्ट कम, मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन लास्ट वाला जो रिज़ल्ट होगा ना, ये फाइनाइट वायर के लिए और ये सेमी इनफाइनाइट। सेमी और फाइनाइट मतलब क्या होता है, जैसे ये वायर है काफ़ी बड़ी है, ये इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट का मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और यहाँ वायर बहुत है ऊपर, नीचे वायर ही नहीं है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये सेमी इनफाइनाइट। तो 2 रिज़ल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यस, ये मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँगा इसको, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क ऑफ वायर, इसको आपको करके रखना है, और ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। इस फार्मूले पर सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स कई बार बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी बहुत ही सिंपल सिचुएशन है कंप्लीट सर्कल की, ये फार्मूला याद रखो। बच्चों का क्या हो जाता है ना कि जैसे वायर वाला कॉन्सेप्ट था, इनफाइनाइट वायर वाला, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, तो उसका फार्मूला बच्चों B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr था। ये किसका था, फॉर इनफाइनाइट वायर का। और सर्कल जो है, सर्कुलर कॉइल जो है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r बन रही है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में अगर आप देखोगे तो ये पाए, बस इतना ही फ़र्क आपको दिख रहा है, तो कन्फ्यूजन ना हो, सर्कल में पाए नहीं आता है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। गॉट इट? तो सर्कल में पाए नहीं होता है, इनफाइनाइट वायर में पाए होता है यहाँ पर। एम्पियर्स लॉ पर सवाल बनते हैं। यस, एम्पियर लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसको करके रख दो। एक्सप्रेशन इस पर सवाल, चांसेस तो कम है, लेकिन प्रिपरेशन कर लो। सोलेनॉइड पर डेरिवेशन इतना नहीं पूछा जाता है, और ये लास्ट रिजल्ट जो होगा सोलेनॉइड का, ये ध्यान में रखो। खाली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल n है दैट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस सवाल को सही ढंग से करो, इस पर आपको सम बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड का रिजल्ट भी ध्यान में रख लो। टोरॉइड पर न्यूमेरिकल आते हैं, यस आते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, ये रेडियस r1 अगर मान के चलो, और ये रेडियस है r2, तो r क्या है, तो r इज़ अ मीन, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। तो जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है जिसमें r वैल्यू दिख रहा है दैट इज़ r1 प्लस r2 बाई 2। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल्स पर क्या सवाल बनते हैं, टॉर्क mb साइन थीटा, और पोटेंशियल, देखिए ये जो डाइपोल है, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पर खाली अभी m बार आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर b बार आएगा, इनके बीच में एंगल थीटा, तो टॉर्क इज़ इक्वल टू m बार क्रॉस b बार, ये टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो माइनस m बार डॉट b बार आएगा, जो यहाँ पर है। वही रोटेशन वाली किस्सा, वर्क डन जो था, तो यहाँ पर PE था तो उसकी जगह पर m भी आ गया, कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा था तो
एज इट इज़ फार्मूला। देखो इसको अगर करना है स्टडी आपको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा फार्मूला था वैसे ही आया। खाली देखिए डाइपोल मोमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। बस इतना ही फ़र्क यहाँ पर हुआ है, बाकी एक्सप्रेशन तो है वैसे ही है। इस ग्राफ को ध्यान में रखो। यस, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी बार पैरेलल है तो थीटा वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। 180 डिग्री है तो एम बी। इसमें सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180 इज इक्वल टू एम बी। कॉस 0 का मतलब 1 है, कॉस 180 माइनस 1 है तो इट इज़ एम बी। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ एम बी। इसको रिज़ल्ट को ध्यान में रखना है और ये ग्राफ आपको करके रखना है। इतना आप कर सकते हो। 90 डिग्री पर आंसर 0 आने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू ट्वाइस बाई रूट आई बाई एम भी ध्यान में रखना है, ये आपको करके रखना पड़ेगा। उसके बाद में मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। यस, ये पूरा के पूरा सवाल करके रख लो, पूरा के पूरा सवाल करके रख लो। इसमें ना गायरो मैग्नेटिक रेशो पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर है मैंने दिया है, तो गायरो मैग्नेटिक रेशो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन लर्न कर लो, काफ़ी बार इसके यूनिट पर ही सवाल पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताया गया है यहाँ पर बच्चों, H इक्वल टू एन आई। गॉट इट। तो सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड का फार्मूला जो होता है म्यू नॉट एन आई है, तो इसमें से एन आई अगर निकाल ले दैट एन आई इज़ नथिंग बट H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ससेप्टिबिलिटी पर हाँ सवाल आते हैं। ससेप्टिबिलिटी पर किस चीज़ पर सवाल आते हैं वो बताता हूँ मैं। मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये ससेप्टिबिलिटी इज़ इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी, ये करके रख लो। ससेप्टिबिलिटी पर किस पर सवाल आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये भी है, इट हैज़ नो यूनिट, इसको ध्यान में रख लो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर, ससेप्टिबिलिटी पर क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस मैंने करा के लिया है, यहाँ पर आपको करके तो रखना पड़ेगा, सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। सवाल किस पर आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? यस, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन जो होगा ना उस पर। सिंपल से सवाल आता है बच्चों इस पर। क्यूरी लॉ, यस इम्पॉर्टेंट है, क्यूरी लॉ को करके रखना है। और ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसको एक बार आपको अच्छे सही ढंग से करके रखना पड़ेगा। फेरोमैग्नेटिज्म डोमेन थियरी क्या है? छोटे छोटे सवाल बनेंगे, इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटे छोटे सवाल बनने वाले हैं। छोटे छोटे सवाल मतलब डेफिनेशन पर आ जाएगा, व्हाट इज़ डोमेन विज थियरी है ना, या फिर इसका डेफिनेशन होगा, इसका इफेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से डोमेन अलाइनमेंट होते हैं, तो इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। प्रॉपर्टीज़, यस, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ना ससेप्टिबिलिटी पर, तो ससेप्टिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन इस प्रॉपर्टीज़ में बच्चों आ जाएगी। आपको सवाल ससेप्टिबिलिटी पर पूछे जाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी ये किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है और वेरी मच ग्रेटर है। उसके बाद में सवाल कब बन रहा है? जैसे यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म है, तो इससे रिलेटेड ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज़ पॉजिटिव एंड स्मॉल, ससेप्टिबिलिटी इज़ पॉजिटिव एंड स्मॉल। उसके बाद में क्या है? जैसे अगर मैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? स्मॉल एंड निगेटिव है। गॉट इट। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कर लो। प्रॉपर्टीज़ पे सवाल आ सकते हैं, यस इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ पर सवाल बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर सवाल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायमैग्नेटिज्म, एटम्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट पॉसेस डाइपोल मोमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस पर छोटा सा सवाल बन जाएगा। इट इज़ वीकली रिपेल्ड, तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी बच्चों आपको करके रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक शील्डिंग करना है क्या? तो हाँ, मैग्नेटिक शील्डिंग पर छोटा सा सवाल बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। हिस्टेरिसिस पर तो सवाल अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप प्रिपेयर